नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं अजय सुक्ति। इस चर्चा में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय है हरियाणा के जाटों की नाक का सवाल क्यों बनी उचाना सीट। ये सीट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। इस पर रोज विवाद खड़े हो रहे हैं। सर छोटू राम के पोते चौधरी बीरेंद्र यहां पर अपना दावा ठोक रहे हैं, जो अब कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा में जा चुके हैं और 5 बार यहां से एमएलए रहे हैं। 1 बार उनकी पत्नी रही, यानी 6 बार उनके परिवार। उनके बेटे हिसार से सांसद हैं, जो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। और उसके अलावा यहां चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल भी लंबे समय तक रही है और उसने यहां का प्रतिनिधित्व किया है। अब चौटाला परिवार के ही दुष्यंत चौटाला यहां से एमएलए है, प्रदेश के डिप्टी सीएम है। उनका दावा है कि हम यहीं से लड़ेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इस आधार पर यहां पर दावा ठोक रही है कि वो एक लंबे समय तक यहां पर सत्ता में रही और इस सीट पर उनको प्रतिनिधित्व मिलता रहा। उन स्थितियों में भी मिला जब बिल्कुल विपरीत स्थितियां थी कांग्रेस के लिए, तब भी वो जीत के आई। तो इस आधार पे वो कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी नई नवेली है, वो हरियाणा में वही राग अलाप रही है जो दिल्ली और पंजाब में अलापती है। हालांकि उस पर तमाम विवाद खड़े हो जाते हैं। तो अब देखना होगा कि क्या है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक पैनल है जिससे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ में इंडियन नेशनल लोकदल से विजेंद्र रेणु जी हैं, हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से केवल ढींगरा साहब हैं, हमारे साथ में बिट्टू नैन है जेजेपी से, हमारे साथ में डॉक्टर बीरेंद्र चौहान है भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ में नवीन दुबलधन है आम आदमी पार्टी से। तो आम आदमी पार्टी भी यहां पर अपनी कसरत आजमाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि 5 बार हमारी रही, हालांकि जिनके भरोसे रही वो उनके साथ नहीं है। और उसके बाद में इंडियन नेशनल लोकदल दम ठोक रही है अभी, हालांकि उसके पास एक ही सीट है और वहां से जो एमएलए है वो जेजेपी से है और वो सरकार के डिप्टी सीएम भी है। तो साहब डिप्टी सीएम साहब क्या वहां पे बिल्कुल घमासान पहलवानी करने जा रहे हैं बिट्टू नैन जी? जी सभी तो पहले मैं आप सभी को राम राम, सभी आपके दर्शकों को राम राम करना चाहूंगा। राम 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 राम। हाँ, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि दुष्यंत चौटाला जी जो लगातार आप देख रहे हो उचाना के अंदर ग्राउंड दर गांव जाने का काम कर रहे हैं। और स्वाभाविक सी बात है, जब इस तरीके से दुष्यंत चौटाला जी जननायक की नीतियों को, जगत ताऊदुलाल जी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का काम किया तो राइट हमारा ही बनता है, इसमें तो कोई संशय होना भी नहीं चाहिए। और हमारे नेताओं ने पहले क्लियर करने का काम किया है कि हम उचाना से चुनाव लड़ेंगे और क्लेम हमारा ही है उचाना के अंदर। तो बिट्टू जी, दुष्यंत जी कितने बार वहां से चुनाव जीते हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूं, लोकसभा के अंदर दुष्यंत चौटाला जी वहां से जीते हैं, विधानसभा के अंदर बड़े मार्जिन से जीते हैं दुष्यंत चौटाला जी। परंपरागत सीट रही है हमारी उचाना की ये सीट। जिस समय हमारी पुरानी पार्टी थी तो उस समय भी हम यहाँ से जीतते रहे और दुष्यंत जी जीत रहे हैं लगातार यहाँ से। जी, तो यही बात तो इनेलो कह रही है कि ये परंपरागत सीट हमारी है। जी जी बताइए, उनकी है कि आपकी है? पहले परंपरागत सीट ये बताओ बात युवाओं की हो। हमने 30 गांव के अंदर हमारी लाइब्रेरी बनने लग रही है, 30 गांव के अंदर हमने तालाबों का सौंदर्यीकरण का काम किया है, हमारा कॉलेज बनने लग रहा है उचाना के अंदर। तो स्वाभाविक सी बात रही होगी पीछे, उनसे हमसे क्या दिक्कत है? बात तो अब की है ना। अब दुष्यंत चौटाला जी आप देखो ना उचाना के अंदर। आपने कहा आपकी परंपरागत सीट है, हम भी मान लेते हैं। तो साहब जी जो परंपरागत है, तब तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल का दावा ठीक है कि वो कह रहे हैं कि ये तो हमारी ही सीट रही है। जी, इंडियन नेशनल लोकदल के लोग जवाब देंगे ना। बात तो ये परंपरागत तो सीट हमारी, दुष्यंत चौटाला जी यहाँ से जीते हैं। उसके बाद विधानसभा का चुनाव हम बड़े मार्जिन से जीतने का काम किया है और उसके बाद लगातार दुष्यंत चौटाला जी उचाना का प्रतिनिधित्व करते हुए अनेकों विकास कार्य उचाना के अंदर लागू करने का काम किया है। तो स्वाभाविक सी बात है, सीट हमारी है और हम ही चुनाव लड़ेंगे यहाँ से और जीतेंगे दोबारा से। चलिए, तो मैं इसमें इनेलो से पहले बात कर लेता हूं, फिर भाजपा के पास जाता हूं। विजेंद्र जी, जेजेपी कह रही है कि दुष्यंत चौटाला जी की सीट है, उनकी परंपरागत सीट है और
वो लगातार वहां से चुनाव जीत रहे हैं। पहले लोकसभा जीते, अब विधानसभा जीते और रिकॉर्ड मार्जिन से जीते। तो आप किस बूते फिर दावा कर रहे हैं? अजय जी, विजय सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगते हुए आपके जो कमेंट था शुरू का उसको दुरुस्त करना चाहूंगा। आपने कहा जाटों की नाक का सवाल बन गया है उचाना सीट। ये सब जाटों की नाक का नहीं है, जाट नेताओं की नाक का सवाल बन गया है। जाट तो दूसरे भी है जो नेता चलिए मैं नहीं शब्दों करते को हैं। सुधार देता हूं, यदि उससे हाथ हुए तो मैं वो शब्दों का हो सकता है, क्योंकि मैं हाँ, उत्तर कोई बात प्रदेश से नहीं। आता हूं तो थोड़ा हाँ, सा शब्दों का हेरफेर हो सकता है, हालांकि मेरी जाट कभी नियत नहीं रहती है जी। नहीं, ठीक बात। जाट नेताओं की जो उचाना से संबंधित है उन्होंने जरूर अपनी नाक का सवाल बना लिया है। वास्तविकता में तो ये झगड़ा बीजेपी और जेजेपी का है, इनसे शॉर्ट आउट नहीं होता। तो मैं थोड़ा प्रयास करूंगा कि इनके झगड़े में थोड़ा सी इनकी मदद कर सकूं। देखिए, ये 1977 में नहीं, उचाना झगड़े में मदद विधानसभा कर सके कि झगड़ा निपटाने में मदद कर सके, एक चीज ये बता झगड़ा दीजिए, निपटाने में झगड़े में इनका मदद आपसी कर का झगड़ा है। देखिए, इनका आपसी का झगड़ा है अजय जी, लेकिन आपने जी आपके माध्यम से इन्होंने हमसे कुछ मदद मांगी है, तो कोई सुझाव शायद इनके काम आ जाए, तो सुझाव मैं जरूर देना चाहूंगा। क्योंकि जी 1977 में उचाना विधानसभा सीट बनी थी। उस टाइम चौधरी वीरेंद्र सिंह पहली बार यहाँ से विधायक बनकर के आए थे। उसके बाद मेरे ख्याल से 5-6 बार चौधरी वीरेंद्र सिंह विधायक बने हैं और 5-6 बार जो है ना इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से चुनाव जीता है। 1987 में पहली बार चौधरी देशराज लंबरदार जी यहाँ से इनेलो के विधायक बनकर के पहुंचे। अब बात यह आती है कि 4-5 बार इनेलो से बना, एक बार यहाँ से जेजेपी से बना है। 1977 से लेकर के 2023 तक यहाँ या तो इनेलो रही या चौधरी वीरेंद्र सिंह रहे, बल्कि मैं कहूंगा कांग्रेस पार्टी भी नहीं रही, चौधरी वीरेंद्र सिंह ही रही। और आज भी जो है पार्टी ना, नहीं, जब आप पार्टी की बात कर रहे हैं तो पार्टी की ही होगी। हाँ, पार्टी की टिकट पर थे, लेकिन 2014 में प्रेमलता पर बनी थी और अब जो है ना, अब भी अब दुष्यंत चौटाला जी। कहीं ना कहीं जो पीछे का इतिहास यदि हम देखते हैं अजय जी, तो उससे साफ जाहिर होता है कि ये सीट या तो कांग्रेस की कह लो या वीरेंद्र की कह लो, और या फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की रही है। अब आता है 2024 की बात। अब दुष्यंत चौटाला जी 2019 में लगभग 47,000 वोटों से यहाँ से जीते। क्यों जीते, समझने वाली बात यह है। इनेलो से अलग हुए और हरियाणा प्रदेश में एक मैसेज देने में कामयाब रहे कि भाई असली ताऊ देवीलाल के वारिस दुष्यंत चौटाला जी हैं और इनका साथ दो, ये भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश से निकालने का काम करेंगे, इनको सत्ता से दूर करने का काम करेंगे। इसलिए लोगों तो ने हरियाणा की जनता ने 10 सीटें दे के ये इसका मतलब कह दिया कि वही है असली वारिस? नहीं कहा ना। कुछ क्षेत्र में से जैसे जींद में इन्होंने कुछ क्षेत्र के लोगों ने मान लिया कि भाई शायद ये देवीलाल की नीतियों को पूरा करने में कामयाब होंगे, क्योंकि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश से भगाने के लिए वोट मांगने का काम किया था और इस आश्वासन के ऊपर के हरियाणा प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा दिलवाया जाएगा हरियाणा प्रदेश को, इसलिए लोगों ने इनको वोट देने का काम किया और उनको 10 सीट भी मिली। दुष्यंत चौटाला भी 47,000 वोटों से जीते। लेकिन आफ्टर इलेक्शन जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए, उसी दिन से इन्होंने लोगों के उस विश्वास को खो दिया और जो 47,000 का मार्जिन था वो धीरे धीरे कम होता चला गया, क्योंकि वो लोगों की जो इच्छाएं थी उनके ऊपर खरा नहीं उतरे। जिस प्रकार के भी कांड हुए हरियाणा प्रदेश में, चाहे किसान आंदोलन का था और ये महिला पहलवानों का था और वो कर्मचारियों का था, कहीं ना कहीं भारतीय जेजेपी ने एक डबल गेम खेलने का प्रयास किया। लेकिन आज की जनता बड़ी सजग है और वो हर बात को समझती है। जेजेपी के नेताओं ने क्या किया, कह रहे हैं सर अभय चौटाला कह रहे हैं हम यहाँ से ताल ठोकेंगे। हाँ, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ, बस पहुंच गया, 2 मिनट 2 सेकंड 5 सेकंड में और पहुंच गया। तो जिस प्रकार से ये घटनाएं घटी प्रदेश में, जेजेपी ने डबल रुख अपनाने का काम किया। यदि ये सिंगल रुख पर खड़े रहते तो कहीं ना कहीं ये मान लिए जाते कि ये देवीलाल की विरासत के हकदार है। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि हम किसानों के साथ हैं, लेकिन किसान जो है राजनीति से प्रेरित है, किसान आतंकवादी है, लेकिन असली किसान नहीं है, असली किसान हमारे साथ हैं। जब महिला खिलाड़ियों के साथ बात आई तो भी इन्होंने डबल गेम खेलने का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि ये राजनीतिकरण हो रहा है पहलवानों का, पहलवानों को बहका बुकू करके इस तरह से आंदोलन करवा जा रहा है, तो इसलिए वो इनका चला गया है।
देखिए दुष्यंत जीता, वीरेंद्र सिंह को खत्म कर दिया क्योंकि इतने बड़े मार्जिन से हारे तो वीरेंद्र सिंह खत्म हो गया। अब दुष्यंत जनता की नीतियों पर खरा नहीं उतरे तो अब वहां दुष्यंत भी खत्म हो गया। और ये सीट क्योंकि इनेलो की थी इसलिए चौधरी अभय सिंह जी चौटाला ने वो दावा ठोका है कि ये इनेलो की हुआ करती थी, दोनों नेता फेल हो चुके हैं और अब यहाँ से इंडियन नेशनल लोकदल चलिए, दोनों नेता फेल हो चुके हैं और ये इंडियन नेशनल लोकदल अपना दावा कर रहे हैं। मैं वीरेंद्र जी के पास जाता हूं। समझाने का प्रयास किया है, अगर साथियों को समझ में आए तो जरूर अपनाए। इन दोनों को ही यहाँ से नहीं चुनाव लड़ना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि दोनों ही फेल हो चुके हैं यहाँ पर। चलिए 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 चलिए, मैं डॉक्टर वीरेंद्र के पास जाऊंगा। जिस तरह की स्थिति है कि वहां पर स्टेक जो है, सबसे बड़ा स्टेक जो है आपके पास आज वो नेता है, और डॉक्टर जो चौधरी वीरेंद्र सिंह, वो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उनकी पत्नी वहां से भारतीय जनता पार्टी की विधायक रही, उनके बेटे सांसद हैं हिसार से, और इसके अलावा चौधरी वीरेंद्र का एक बड़ा वहां पर हो रहा है। जब 1977 में सभी जगह कांग्रेस हार रही थी तो जो चौधरी वीरेंद्र है तब भी उन्होंने जीत के दिखाया था। तो जब इतना मजबूत आधार रहा हो, उसके अलावा दूसरा आधार वहां इंडियन नेशनल लोकदल का रहा है। जैसा विजयन जी कह रहे थे, निश्चित रूप से एक बार जेजेपी के जो आपके सहयोगी हैं दुष्यंत चौटाला, वो जीते, लेकिन जिसका सबसे ज्यादा मजबूत आधार है यदि देखा जाए तो वो चौधरी वीरेंद्र का है। तो क्या वीरेंद्र को पीछे छोड़ के आप दुष्यंत चौटाला को सीट दे देंगे? और जो ताल ठोकी जा रही है, उस ताल ठोकने के बीच में क्या इन सारी दो बिल्लियों की लड़ाई में दूसरा मौका मार ले जाएगा? जी डॉक्टर चौहान। देखिए शुक्ला जी, कुल मिलाकर जिस तरह से पिछले 2-3-4 दिनों से सारी चर्चाएं हरियाणा की राजनीति की उचाना के आसपास घूमने लगी हैं, वो बड़ा मुझे विचित्र सा लगता है। विचित्र इस मायने में कि हरियाणा की विधानसभा में आज 90 सीटें हैं और 90 की 90 सीटों पर एक ही विधायक चुना जाना है। कहीं कहीं लोग लड़ेंगे, कहीं कहीं दलों के लड़ेंगे, चुना एक जाएगा और जो चुनकर आएगा हरियाणा विधानसभा में वो एक विधायक की भूमिका निभाएगा सरकार बनवाने में, सरकार चलवाने में। तो मैं ये मानता हूं कि जितना महत्व कालका का है उतना उचाना का है, जितना नरवाना का है, असंध का है, विधानसभा की एक सीट के नाते उतना ही महत्व उचाना का भी है। हाँ, ये हो सकता है कि उचाना से लड़ने वाले दिग्गजों की संख्या ज्यादा है और उसी के कारण शायद आप चर्चा भी कर रहे हो। मैं ये मानता हूं ये जो वाकयुद्ध चल रहा है ना, ये मेरी विरासत, ये मेरी बपोती, ये मेरा गढ़, ये मेरी गढ़ी, तो उससे मैं थोड़ा सा असहमत होता हूं। और वो इसलिए कि सीट जो होती है ना, गढ़ जो होता है, या जो कोई एक सीट को अगर कहें वो उसकी मिल्कियत किसकी है, मालिक कौन है, तो किसी भी विधानसभा क्षेत्र का मालिकाना हक वहां की जनता जनार्दन और मतदाता का होता है। और मतदाता का भी मन बदलता है और मतदाता का जैसे जैसे मन बदलता है वैसे वैसे विजेता बदलते हैं। स्वयं उचाना का इतिहास इस बात का साक्षी है कि वहां से जो कई बार जीते हैं वो कई बार हारे भी हैं और कभी एक दल ऊपर रहा है, कभी दूसरा दल ऊपर रहा है। तो कोई एक राजनीतिक दल, कोई एक व्यक्ति किसी भी हरियाणा की सीट को उचाना समेत अपनी व्यक्तिगत संपत्ति और संपदा अगर घोषित करता है तो ये प्रजातंत्र की मूल भावना के विरुद्ध है, विपरीत है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, देखिए आपने कहा कि क्या वीरेंद्र सिंह जी की कीमत पर दुष्यंत चौटाला को सीट दे देंगे। बहुत सरल साफ गणित है। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी 2019 में अलग अलग चुनाव लड़े थे। हमारे प्रत्याशी सब सीटों पर आमने सामने थे, इसलिए वहां दुष्यंत लड़कर जीत गए, हमारी प्रत्याशी वो हार गई। हमने 19 के चुनाव परिणाम के बाद अजय जी, हरियाणा की जनता ने जैसा जनादेश दिया था, जैसा मैंडेट दिया था, उसका सम्मान करते हुए मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया और यह भी तय किया, बड़े स्पष्ट शब्दों में तय किया कि ये जो गठजोड़ है दो दलों का,
इस गठजोड़ का मंतव्य मकसद है हरियाणा को एक स्थायी और बेहतरीन हरियाणा हितैषी सरकार देना। तो गठबंधन हमारा, बारंबार हमारे नेतृत्व ने कहा है कि 5 साल की सरकार चलाने के लिए गठबंधन तय हुआ। भविष्य में अर्थात 2024 में हम इकट्ठे लड़ेंगे या 19 की तरह आमने सामने लड़ेंगे, अलग अलग लड़ेंगे या गठबंधन में लड़ेंगे, इस बात का फैसला अभी नहीं हुआ। इसलिए जब तक गठबंधन पर अंतिम निर्णय नहीं होता तब तक ये कह देना कि वहां से कौन हमने चौधरी वीरेंद्र सिंह की कीमत पर या प्रेमलता जी की कीमत पर उनको पीछे करके दुष्यंत चौटाला को वो सीट दे दी है। इस डॉक्टर वीरेंद्र एक सवाल ले ले। आप जितना कोमल, जितने सरल, जितने सभ्य भाषा में इसका जवाब दे रहे हैं, इससे तो ये लगता है क्या भारतीय जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला के आगे सरेंडर करने के मूड में आ गई है? जी नहीं, बिल्कुल भी। देखिए, सुनिए, गठबंधन में सरेंडर नहीं होता। जब गठबंधन होता है तो हाथ मिलाते हैं, साथ चलने का संकल्प लेते हैं, और जब तक तब तक ही कोई गठजोड़, दोस्ती, मित्रता चल पाती है, जब तक आप हाथ मिलाकर एक दूसरे का सम्मान करते हुए चलते हैं। हम दोनों दल साथ तब तक हैं, और हम दोनों दल आज साथ इसलिए हैं कि हमने कुछ न्यूनतम बातों पर सहमति बनाई हुई है। सवाल सरेंडर का है ही नहीं। मैं दूसरा विकल्प भी तो आप मुझे कहने दीजिए। हमने मान लीजिए 2024 में अलग अलग लड़ने का निर्णय लिया तो स्वाभाविक रूप से हमारा प्रत्याशी होगा ना उचाना में, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा। और जिस घड़ी, जिस क्षण भारतीय जनता पार्टी उचाना का अपना प्रत्याशी चयन करने के लिए हमारा संसदीय बोर्ड बैठेगा तो स्वाभाविक है वहां डॉक्टर चौधरी वीरेंद्र सिंह या उनकी श्रीमती पूर्व विधायक प्रेमलता जी वो सबसे मजबूत दावेदार और कंटेंडर हैं। लेकिन फिर कहता हूं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी या प्रेमलता जी वे भी अपनी टिकट, अपनी सीट पर दावा कर सकते हैं, लेकिन टिकट किसको मिलेगी ये तय करने का अधिकार पार्टी के संसदीय बोर्ड का है, संगठन का है। हमारे यहाँ बहुत साफ तौर पर कहा गया है कि सिटिंग गेटिंग ये भी कोई फॉर्मूला नहीं है। हारा हुआ जो है उसी को दोबारा लड़ाया जाएगा, ये भी कोई सूत्र नहीं है। सीट कार्यकर्ता की नहीं होती, पार्टी की होती है, और पार्टी जिसको तय करती है वो लड़ता है। और इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं लगाया जाना चाहिए कि जो वहां पर दमदार प्रेजेंस वाले हमारे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी कहीं कोई गिनती नहीं है। कुल मिलाकर जब पुल आएगा हम पार कर लेंगे। अभी नदियां दूर है, अभी विधानसभा का चुनाव दूर है। चलिए, अभी विधानसभा का चुनाव दूर है, जब मौका आएगा तब उसको चयन कर लेंगे। मैं कांग्रेस के पास जाता हूं। केवल ढींगरा साहब, आपके साथ चौधरी वीरेंद्र हुआ करते थे, उन विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने चुनाव जीता, आपके यहां से चले गए। आज वो भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत स्तंभ है। आपके पास अब वहां क्या है? और जैसे इनेलो दावा कर रही है, ये कांग्रेस की नहीं, चौधरी वीरेंद्र की सीट थी। जी केवल जी। देखिए अजय भाई, यही यहाँ ही प्रॉब्लम होती है। अभी चौहान साहब ने भी यही कहा कि वहां की जनता फैसला करती है किसकी सीट है। और मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा इस विषय पे कि जेजेपी ने जब यहाँ से चुनाव लड़ा था तो उस समय उचाना सीट पे जब वोट मांग रहे थे तो ये कह रहे थे कि बीजेपी सरकार को हम यमुना पार पहुंचाएंगे। यमुना पार पहुंचाने का मतलब ये था कि इनको दिल्ली के पार जो यमुना है उससे भी पार पहुंचाएंगे, भी बीजेपी का खात्मा कर देंगे। ये बात बोल रहे थे दुष्यंत जी उस समय। अब बात ये रहेगी कि जब इन्होंने सीट से जीत हासिल कर ली, जीत हासिल करने के बाद इनको उस समय की जो परिस्थिति थी, उस समय 10 सीटें इनको जो मिली और 40 सीटें भाजपा को मिली। और भाजपा को जो सीटें मिली थी वो उनका अपनी विचारधारा थी। इनकी विचारधारा तो इनको यमुना पार पहुंचाने की थी बीजेपी को। लेकिन फिर भी जो लोग जो थे वो देख रहे थे कि जेजेपी ने सीधा धोखा किया जनता के साथ। और वो जनता जो है आज इस बात को देख रही है कि बीजेपी ने जो विचारधारा थी उसको तो लोगों ने जिताया ही नहीं। 40 सीटें थी, 46 पे मैंडेट था। तो ये इन लोगों ने, जेजेपी ने जनता के साथ धोखा कर जो है बीजेपी की सरकार बनवाई।
अब दोनों दल जो है लोगों के जब फैसला होता है, करेंगे। जब पूर्ण तो बहुमत देश में नहीं भी आता करेंगे है, और सारा देखिए देश में भी केवल करेंगे। कांग्रेस को केवल दिखाया था क्या हरियाणा की जनता ने? कांग्रेस मैं को मैं जिताया मैं था पूछ क्या रहा हरियाणा हूँ की जनता ने? डॉक्टर बीरेन, मैं बीजेपी को खुद ही तकलीफ सवाल तो कर होगी रहा हूँ, मेरी मैं कड़ी खुद सवाल भाषा कर रहा सुन हूँ। के। केवल जी एक बात बताइए, ये कहाँ नहीं होता है? महाराष्ट्र में कोई आपको जिताया था, लेकिन आपने सरकार बनाई मिलके, वैसे ही इन्होंने बनाई, तो इसमें बुराई क्या है? जहां मैंडेट नहीं मिलता है, भाई कांग्रेस को तो मैंडेट नहीं दिया था, तो साहब अजय भाई सरकार मैं तो फिर उन्हीं जी अजय भाई मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ। मैं ये जी बात नहीं कर रहा कौन कैसे गया किस तरह से गया, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ कि हरियाणा से हम जुड़े हुए हैं सभी। हरियाणा की सारी चीज को प्रक्षेप रूप में हम देखते हैं, हम लोगों के व्यक्तित्व को भी देखते हैं, उनके माइंड को भी देखते हैं, वोट उन्होंने देनी है ना, तो इसलिए मैं जो उनका व्यक्तित्व है वो बता रहा हूँ, बाकी जनता तय कर लेगी ना। चलिए बात साहब, ये मुझे है ये कि बताइए कि आपकी वहां क्या दावेदारी है? मैं सीट पे आज चर्चा कर रहा हूँ, मैं उस पे आ रहा हूँ। बात ये थी कि पहले भूमिका जो है और वहां पे क्या हुआ है वो बताना ज्यादा जरूरी था। अब क्या हुआ कि वो 10 सीटों को ऊपर जो उसके अंदर उचाना भी है, 10 सीटों के ऊपर लोगों को समझ में आ चुका कि किनको वोट देना चाहिए, धोखेबाजों को वोट देना चाहिए या पुरानी कांग्रेस ही बेहतर थी। तो जो कांग्रेस की सीट रही है, लोग कांग्रेस की तरफ वापस जाएंगे, और लोग वापस जाएंगे तो अपने आप ही कांग्रेस की तरफ की सीट जो है कांग्रेस को मिलेगी। तो ये मैं बताना चाहता हूं कि सीट तो मिलेगी कांग्रेस को, बाकी जो धोखेबाज दल हैं इनको जनता बाहर करने का काम करेगी। ये मेरा मानना है और पब्लिक का भी ये मानना होगा, और पब्लिक जिस तरह से वोट करेगी वो लोगों के सामने आ जाएगा। जहां तक अभी जो इनके चर्चे चल रहे हैं, जो आपस में इनकी लड़ाई शुरू हो चुकी है बीजेपी और जेजेपी की, एक दूसरे को ये फोटो फ्रेम में लगाना चाहते हैं। आपने चर्चा सुनी होगी जो बयान आ रहे हैं कि बीजेपी फोटो फ्रेम में जेजेपी को लगा रही है, जेजेपी फोटो फ्रेम में बीजेपी को लगा रही है। तो आप समझते ही है फोटो फ्रेम में कौन लगाया जाता है? जो भूतपूर्व हो जाए। तो भूतपूर्व हो रहे हैं दोनों, इनको फोटो फ्रेम में लगाया जा रहा है, दोनों दल लगा रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ये अच्छी बात है, ये जनता भी चाहती होगी और ये दोनों लोग दल भी चाहते हैं, तो नेचुरली है फिर कांग्रेस की दोबारा सत्ता आएगी। अब तीसरी बात एक और है, देखिए जिस तरीके से वहां पे आपके पास कोई नेता है क्या? बहुत सारे हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है, और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ हमारे नेता ही लिए हैं इन्होंने। मैं ये बता रहा हूँ ना, बहुत सारे नेता हैं। देखिए मैं अभी किसी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो फाइनल करता है कि किसको टिकट मिलेगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो नेता इनके पास गए हैं वो भी हमारे ही हैं, और वो किस टाइम पे जिस तरह से 24-25 एमएलए कांग्रेस दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं, इस तरह से कोई भी ज्वाइन कर सकता है दोबारा वापस। कौन कहां आ जाएगा क्या पता, अभी तो सारी चीज भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मैं एक चीज जरूर बताना चाहता हूं कि ये भाजपा जो रूप की जो क्षेत्र में सिस्टम आया, ये एकदम से जैसे मशरूम की ग्रोथ हुई और मशरूम एकदम से आती है और मशरूम एकदम से धाराशायी हो जाती है, ये वो वाला सिस्टम है। अब मशरूम की ग्रोथ खत्म हो चुकी है, मशरूम का काम खत्म हो चुका है, देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी अब ये खत्म हो चुके हैं। अब ये दोबारा आपको बताता हूं 2.5 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी बीजेपी पूरे प्रदेश के अंदर, और जहां तक जेजेपी है ये खत्म हो जाएगी, ये तो जीरो ही हो जाएगी। इनका एक बार आना और एक बार जाना, कौन खत्म होगा धोखा देना नहीं होगा ये आप तो तय नहीं करेंगे। चलिए नहीं, जनता ही करेगी। लेकिन मैं आपको जो बात आज कह रहा हूं ये बात हो सकता है कि 2024 में आप भी कह रहे हो। मैं आता हूं डॉक्टर बीरेन, आपके पास आता हूं, इसके बाद आता हूं। मैं आपका एक कमेंट ले लूं फिर आता हूं। नवीन जी, आप काफी देर से सुन रहे हैं, चुनाव में आप सहयोगी थे जेजेपी के, आप दोनों कसम खा रहे थे भारतीय जनता पार्टी को निकाल बाहर करेंगे, ना आपने निकाला, वो जाके वहीं बैठ गए भाजपा की गोद में। तो साहब अब जब जिस सीट पे पर चर्चा हो रही है, जिस सीट के लिए चर्चा हो रही उचाना के, वहां पर दो लोग सबसे बड़े स्टेक होल्डर, सबसे बड़े डॉक्टर वीरेंद्र है क्योंकि चौधरी वीरेंद्र इन्हीं की पार्टी में है, और दूसरे स्टेक होल्डर जो है उनमें आपस में लड़ाई है। जेजेपी कह रही है कि दुष्यंत चौटाला है क्योंकि दुष्यंत चौटाला जीते हैं, भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल कह रही है कि सालों तक तो हम ही लड़ते रहे उनके साथ और हम भी जीतते रहे,
तो हमारा उनका तो बराबर बराबर का है। तो साहब ये 3 लोग तो आ गए, आप कहाँ रह गए? क्योंकि कांग्रेस तो अभी कोई जवाब दे नहीं पाई, वो कह रही हाईकमान तय करेगा, बहुत नेता है। आपके यहाँ क्या स्थिति है? जी अजय जी, मैंने बीच में आपकी कुछ बातें सुन नहीं पाया, एक्चुअली वॉइस डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो मैंने सभी प्रवक्ताओं को सुना, इसमें भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, जेजेपी के भी हैं, इनेलो के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। तो इन सब ने लगभग एक ही बात कही है कि वो हमारी परंपरागत सीट थी और वंशवाद की राजनीति ये लोग करते आए हैं वहां पर उचाना में। ना तो आज तक 50 साल की राजनीति में ना तो वीरेंद्र सिंह ने वहां पे कोई कुछ कार्य किए। जहां जो मुद्दे पिछले इलेक्शन से लेकर आज तक चले आ रहे, वही मुद्दे आज फिर दोबारा उन्हीं मुद्दों पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहां विकास के नाम पर ना कोई नया स्कूल खुला, ना कोई कॉलेज खुला, ना कोई वहां पे व्यवस्था है, ना पानी है, ना बिजली है। और रही आम आदमी पार्टी की बात, आम आदमी पार्टी हमेशा आम आदमी की बात करती है, एक गरीब आदमी को चुनाव में लेके आती है। जिस प्रकार से पंजाब में आप देखिए बादलों को बाहर, अमरिंदर सिंह बादल को बाहर करने का काम किया, वंशवाद की राजनीति के खिलाफ हमेशा लड़ती आई है। क्योंकि वंशवाद क्या है इस देश के अंदर, वंशवाद के कारण ही आज एक क्षेत्र पिछड़ जाता है। चाहे वो कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, आज उचाना अपने उसी हालात में बैठा हुआ जिस हालात पर उसने शुरुआत किया था। तो आम आदमी पार्टी की नीति क्या है वो देखिए, दिल्ली में जैसे बड़ी बड़ी पार्टी को उखाड़ के साफ कर दिया, पंजाब में उखाड़ने का काम किया। तो इसी प्रकार से जब समय आएगा उचाना में भी हमारे कैंडिडेट तैयारी करेंगे। और जिस प्रकार से गरीब घर का बच्चा आज मंत्री पंजाब में मंत्री बने बैठे हैं, उसी प्रकार से उचाना से भी विधायक हमारे जीतेंगे, ये तो तय है। अब जनता इनसे उब चुकी है, बदलाव चाहती है हरियाणा के अंदर। नवीन एक सवाल ले ले। चौधरी बीरेंद्र को भी जनता ने चुना, उनकी पत्नी को भी जनता ने चुना, दुष्यंत चौटाला को भी जनता ने चुना, और इनेलो के भी जो भी लोग रहे हों उन्हें भी जनता ने चुना। कांग्रेस को भी जनता ने चुना, भाजपा को भी जनता ने चुना, आपको भी जनता ने चुना। तो साहब या तो आप ये कहते हैं कि पहले की जनता जिसने चुना वो मूर्ख है, या फिर ये कहिए इसको, तो फिर ये मत कहिए ठीक है तब जनता को वो अच्छे लग रहे थे, अब ये लग रहा है कल कोई और लगेगा। जी आप आज किस चीज पे आकलन करेंगे, मुझे ये बताइए, आप आकलन किस चीज पे करेंगे? आकलन तो काम पे करना है ना। काम वहां पर क्या हुए पिछले 50 सालों में, वीरेंद्र जी ने क्या काम करा है, किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा गया? 5 बार 6 बार यदि जनता बार बार रिपीट कर रही है, सुन लीजिए सवाल ले लीजिए, सवाल लिया करिए कि जब 5 6 बार जनता रिपीट कर रही है, इसका मतलब है जनता भरोसा कर रही है भाई। जी बोलिए। जनता ने जब भरोसा किया तब उनके साथ विश्वासघात काम करने का काम किया है। पहले जनता की विचारधारा कुछ और थी, आज जनता जाग चुकी है। जनता समझ रही है कि किसने क्या किया है, कब किया है, कैसे किया है। आज के सर्वे देख लीजिए, आप ऑनलाइन पढ़े हुए हैं, वहां पे जाके देखिए जनता क्या कह रही है। जनता कह रही है कि हमने पिछले सालों में जो धोखा खाया है वो आगे नहीं खाने वाले, क्योंकि हमें अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, हमें बिजली चाहिए, हमें पानी चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। इन मुद्दों की बात कीजिए। आज राजनीति के मायने बदले हैं वो अरविंद केजरीवाल जी ने बदले हैं, ना कि बीजेपी ने बदले, ना कांग्रेस ने बदले हैं। आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही बात कर रहे हैं, जो हम मुद्दे उठाते हैं उन्हीं मुद्दों को लेके ये आगे आते हैं। तो आज जो राजनीति में बदलाव आए हैं, आज हरियाणा में बात हो रही है। आज सीईटी का पेपर दोबारा क्यों कैंसिल कर दिया उन्होंने? रोजगार कहाँ के बच्चों को मिलना है? हरियाणा के बच्चों को मिलना है, उचाना के बच्चों को मिलना है। तो ये रोजगार के मामले में रोजगार छीनने से बेरोजगारी में नंबर 1 है। सड़क व्यवस्था जाके देखिए उचाना की हालत क्या है, ना कोई स्कूल है, ना कोई हॉस्पिटल है। तो आंकड़े पता है, आंकड़े पता होते मुद्दों पे बात होगी। ये तो बात नहीं है कि मेरे परिवार ने क्या किया, मेरे परिवार वालों ने क्या किया। अपने परिवार के लिए सब करता है, इन्होंने भी किया अपने परिवार के लिए, परंतु जनता के लिए क्या किया? आज एक गरीब घर का बच्चा आज भी गरीबी है, ये वहां से डेवलप कर गए। छोटू राम ने जनता के ही लिए किया था। छोटू राम जी ने सर, छोटू राम से बड़ा तो मुझे नहीं लगता विजय जी या कोई भी इनकार करेगा। सर, छोटू राम को इनकार करेंगे? सर, छोटू राम जी की एक अलग व्यक्तित्व था, और ये नहीं होता कि एक घर में आज लोकतंत्र में एक घर में राजा पैदा हो जाए तो अगले में भी राजा ही पैदा होगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। और एक घर में गरीब पैदा हो जाए तो वो अगली जनरेशन की गरीबी रहेगी, तो ये तो कोई जरूरी नहीं है जी। अब जो वीरेंद्र जी ने किया वहां की जनता के साथ, क्या आप मुद्दे इनसे पूछिए ना, मुद्दे है क्या अगले? चलिए पूछ लेते हैं मुद्दे क्या है। अगला चुनाव किन मुद्दों पर लड़ोगे?
आप इनसे जी नवीन जी जवाब देने दीजिए, तो मुझे नहीं है जी जवाब देने दीजिए। डॉक्टर बीरेन, नवीन कह रहे हैं कि आपके पास मुद्दे नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, जो कुछ किया है आज तक वो अरविंद केजरीवाल ने किया है या भगवंत मान कर रहे हैं, तो आप लोग फिर इसका मतलब है फालतू की राजनीति करते आ रहे हैं इतने सालों से। जी बस इनका यही डायलॉग, बस इनका यही वक्तव्य ये साबित सवाल मेरा ये है, उठाना की जनता के लिए क्या किया इन लोगों ने? क्या ये मेरी बारी में बोल मेरे सवाल को दुरुस्त कीजिए। वो पूरे पे जवाब देंगे, वो सब पे जवाब देंगे। नहीं तो मुझे बिल्कुल भी, मैं इनके बारे में ये जो कुछ अनाप शनाप बोल रहे थे मैंने सब सुना। नहीं आप बोलिए। कहता हूँ अजय जी, अरे रुको तो सही नवीन जी, अब सुनिए। मैं बहुत विनम्रता से ये कहना चाहता हूं कि जब आम आदमी पार्टी, जो कि जुम्मा कुछ बरस पहले पैदा होकर के अस्तित्व में आई, वो जिसके नेता अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े राजनीतिक छलिया के रूप में उन्होंने पहचान बनाई है, महा झूठे के रूप में पहचान बनाई है, ऐसे नेता की पहचान बनाई है जो जेल में पड़े हुए अपने मंत्रियों का इस्तीफा भी नहीं लेते और भ्रष्टाचारियों को प्रोटेक्ट करते हैं जमकर। वो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के प्रवक्ता जब ये कहते हैं कि जो कुछ किया देश में वो इन्होंने किया, इनके छलिया नेता ने किया और किसी ने कुछ नहीं किया, तो उससे अपने आप अजय जी ये साबित हो जाता है कि इन्हें मोतियाबिंद हो रखा है, राजनीतिक मोतियाबिंद के शिकार हैं। इनको अपने आपे के सिवा कुछ दिखता नहीं है। उचाना की ये बात कर रहे हैं, मैं तो उचाना पर ही ले जाऊंगा इनको। ये कह देना कि उचाना में किसी को रोजगार नहीं मिला, उचाना में एक भी स्कूल नहीं है, उचाना में एक भी कॉलेज नहीं है, इससे बड़ी हास्यास्पद टिप्पणी किसी राजनीतिक दल का नहीं। आप लोगों ने क्या बनाया वो बताइए, है या नहीं वो छोड़िए, आपने क्या किया वहां पे वो बताइए। आप मेरे जवाबों को, अरे वो जवाब दे रहे हैं, जवाब सुनिए भाई, मेरे सवालों का वो जवाब दे रहे हैं, जब वो देंगे तब आप सुनिएगा। मैं रोकूंगा बीच में, दोनों एक दूसरे को सुनिए प्लीज। नवीन जी सुनना पड़ेगा। बीच में बरगड़ाओगे तो मैं रोकूंगा। अरे बदतमीजी नहीं, जब आपकी बारी आएगी तब आप बात करेंगे। ये अनुशासन एक सभ्यता के साथ में बात कीजिए प्लीज। बदतमीजी कोई नहीं कर रहा, अपने टोन सुधारिए। धीरज जी बोलिए, आप अपने टोन सुधारिए। तमीज सीखो पहले डिबेट में बैठने की। आपकी बारी में मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आप अपना सुधारिए। चलिए नवीन जी उनकी बात सुनिए, ये लड़ने की जगह नहीं है, ये शोर मचाने की जगह नहीं है। ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उसने सब तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और मिलकर प्रयास, इस सिद्धांत के आधार पर देश भर में काम किया है। और हरियाणा में हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे के साथ धरातल पर काम किया है। हमने जो काम असंध में किए हैं वैसे काम हमने उचाना में भी किए हैं। जो उचाना में किए हैं वो कालका में या पंचकुला में भी किए हैं। कुल मिलाकर सबको समान दृष्टि से देखते हुए 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में काम किए हैं। ये रोजगार चिल्ला रहे हैं। मैं आंकड़े के साथ आपके सामने एक बात रख रहा हूं, ज्यादा इस पे विस्तार नहीं दूंगा। जो लोग ये कहते हैं कि रोजगार नहीं मिला, वो कान खोलकर सुन लें, और हम पे भरोसा नहीं तो आरटीआई लगा लें। कांग्रेस के शासनकाल में 10 साल में जितनी नौकरियां मिली थी उससे 20,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां, उससे अधिक हमने 8.5 साल में दे दी। और जब हमारे अजय जी 10 साल पूरे होंगे ना, उस समय तक हम कांग्रेस से 2 गुना सरकारी नौकरियां दे चुके होंगे। जो दे दी उसका कांग्रेस से 2 गुना सरकारी नौकरियां दे चुके होंगे। ये केवल एक वाक्य और, इसी तरह तो ये बार बार कहते हैं, इनको जुमले पकड़े हुए इन्होंने, कॉलेज नहीं, स्कूल नहीं। भाई साहब, जितने टोटल लड़कियों के कॉलेज, कन्या महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय हमारे शासन में आने से पहले खुले थे प्रदेश में 66 से लेके आज तक, उससे ज्यादा नए महिला महाविद्यालय, महिलाओं के केवल बता रहा हूं, वो हमने हरियाणा में खोले हैं। तो हमने काम किया है, रोजगार भी दिया है, अस्पताल भी खोले हैं, सड़कें और हाईवेज भी बनाए हैं। उसके बाद अगर कोई ये कहता है कुछ नहीं होया और हम करेंगे, तो लोग बावड़े हैं क्या हरियाणा के? थारी बात हम आ जाएंगे।
लोगों को चलिए। बावले नहीं समझना चाहिए और जी दावे जी जी वीरेन जी और सबसे भी लेना है, समय की सीमा है। मैं विजयन जी के पास जाता हूं। विजयन जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है उसने बहुत सारे काम किए, आम आदमी पार्टी कहती है कि कोई काम नहीं हुए, आप भी वहां पर मेरी समझ से 6 बार शायद या 5 बार एमएलए आपका रहा है, दुष्यंत को भी जोड़ लें, उस प्रभाव से जोड़ लें इनेलो से तो भी 6 बार तो हो ही जाता है। तो ऐसी स्थिति में इतने बार आप भी रहे हैं, तो इसका मतलब है वहां बगैर कुछ काम करे जनता आपको वोट देती रही। जी नहीं और देखिए, अब सच्चाई ये है अब की जब आपने कुछ किया नहीं तो आप जाएंगे कैसे? जी हाँ, इसका जवाब आपने भी दे दिया था कि जनता जब किसी को 5-5, 6-6 बार रिपीट करती है, उसको चुनाव जिताती है, तो उसके कामों के आधार पर ही जिताया जाता है। और ये सत्य है कि कोई भी सरकार ऐसी नहीं होती कि वो कोई काम नहीं करती। रूटीन के काम तो रूटीन में चलते रहते हैं, एक्स्ट्रा कोई ऐसा बड़ा काम हो जाए तो उसका नाम हो जाया करता है और उसका नाम चलता है। जिस प्रकार से वृद्धावस्था पेंशन ताऊ देवीलाल ने शुरू की, पेंशन दे तो सारी सरकारें रही हैं, आगे वाली भी दे रही हैं, लेकिन क्योंकि वो ताऊ देवीलाल ने एक नया काम शुरू किया था जो पूरे हिंदुस्तान में अपनाया गया, वो ताऊ देवीलाल के नाम से ही चलती रहेगी और उन्हीं के नाम से लोग उनको याद करते रहेंगे। ऐसा कोई कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ है। चौटाला साहब के टाइम में कई काम हुए थे, इसको बिटू ने भी बता देगा क्योंकि हम इकट्ठे हुआ करते थे। अनाज मंडियां बनाया, आज मेरे पास लिस्ट नहीं है, मेरी एक डिबेट हुई थी उस दिन, हमने सारे काम नोट किए थे। काफी सारे काम चौटाला साहब के शासनकाल में उचाना में नए हुए थे। एक माइनर निकाली गई थी, बरसोड़ा माइनर निकली थी, जो वहां पानी पीने के पानी की काफी समस्या थी, वो माइनर निकालने का काम किया था और नई अनाज मंडी बनाने का काम किया था, कई ITI बनाने का काम किया था। ये चौटाला साहब के राज में शुरुआत हुई थी और उन्हीं के आधार पर उनको बार बार मौका मिला। और नौकरियों के मामले में तो दूसरे स्टेट डिस्ट्रिक्ट के लोग भी उचाना का अपना जो डोमिसाइल बनवाना शुरू कर दिया था। इतनी नौकरियां चौटाला साहब ने वहां पर देने का काम किया था, जिनकी बदौलत उनको बार बार वहां से जिताने का काम किया गया। लेकिन आज की जो डिबेट थी उसमें आपकी सहयोगी भाजपा भी थी, आपकी सहयोगी भाजपा भी बिल्कुल बिल्कुल 2004 में 4 तक भाजपा भी सहयोगी थी और उस टाइम हम इकट्ठे ही काम करते थे क्योंकि ये हमारी सहयोगी थी, हमारे छोटे भाई थे, इसलिए इनको जैसे भी इनकी जरूरत होती थी हम इनकी सारी इच्छा पूरी किया करते थे। चौधरी चौटाला साहब इनको मान सम्मान दिया करते थे और मान सम्मान के साथ इनके भी काम होते थे और हरियाणा प्रदेश के भी काम होते। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज इनकी छोटे भाई JJP है, उनको किस प्रकार से तिरस्कृत करने का ये लोग काम करते हैं कि हमने यही बदल गई। आपने बड़ा सम्मान किया, हमारे छोटे भाई का घर से निकाल दिया, उखाड़ के फेंक दिया। नहीं बताओ, नहीं आप देखिए तो घर के थे। ये एक अलग मैटर है, डाइवर्ट हो जाएगी टोटली डिबेट। चलिए वो उसको मेरे पास गोहाना की रैली में मैं स्टेज पर ही बैठा होता था। 5 सेकंड और लेता हूँ। वीरेंद्र जी ने उचाना की सीट के ऊपर बड़े सौम्य तरीके से जवाब दे दिया है, समझने वाले समझ गए होंगे, मैं तो समझ गया। इन्होंने कहा कि बीजेपी और JJP का गठबंधन सरकार चलाने के लिए हुआ था और प्रेमलता की कीमत पर हम ये सीट नहीं छोड़ सकते। 2 बातें इनकी वक्तव्य में अभी आई है जो पहले फर्स्ट राउंड में इन्होंने वक्तव्य दिया था। इससे ज्यादा क्लियरिटी और क्या चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी के पास जाऊंगा। जिस तरीके से केवल जी सारे सवाल वही है जो सवाल वीरेन जी से था, विजयन जी से था, कमोबेश आपसे भी है कि आप लोगों ने यदि काम नहीं किया तो इतने बार कैसे जीतते आए, सत्ता आपको मिली। देखिए अजय जी, काम तो हमने बहुत किए हैं, मैं उसकी एक लिस्ट भी आपको गिना देता हूं। पर मैं अभी जो हमारी चर्चा चल रही थी उसमें एक थोड़ी सी बात ये कहना चाहता हूं। अभी जो तीनों नेता बैठे हैं, बीजेपी, JJP और INLD, ये अपने आप ही दर्शा रहे हैं कि A, B और C टीम रहे हैं, चाहे कोई किसी का बड़ा भाई था, कोई किसी का छोटा भाई था, ये तीनों ही इसी तरह से दल रहे हैं। और मैंने यही बात का जिक्र किया था, अब जनता जो है इनके धोखे से परेशान हो चुकी है। अब धोखा जो है बार बार नहीं चलता, तो इसीलिए दोबारा कांग्रेस की तरफ आज लोग देख रहे हैं। और कांग्रेस की तरफ इसलिए देख रहे हैं, कांग्रेस ने कितने इंस्टीट्यूशन बनाए, पंचकुला से शुरू करें और दक्षिण हरियाणा तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की भरमार करी है। अगर वहां से आप सिरसा तक की तरफ जाए तो वहां भी एजुकेशनल की भरमार करी है।
और वहां से अगर उचाना जींद की तरफ आए तो वहां भी यूनिवर्सिटियां और कॉलेजेस बनाए। जहां तक हमारे प्रदेश के अंदर 2005 से पहले कुल 1400 मेगावाट बिजली बनती थी, आज 10,000 तक के प्लांट लगे हुए हैं। वो बिजली हरियाणा के पूरे क्षेत्रों में जाने के लिए प्लांट लगे हैं। सड़कों के विस्तार सारे कांग्रेस के टाइम पे हुए हैं, चाहे वो केएमपी हो, केजीपी हो, जितने हाईवेज हो, आरओबीज हो, कितनी सारी काम हुई है। मेट्रो का विस्तार कांग्रेस के टाइम पे हुआ है। दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से दूसरी तरफ सारी 5-6 मेट्रोज का विस्तार हुआ है। उसी तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्कूलों का विस्तार भी हुआ है। और आज की डेट में इन 9 सालों के अंदर 5,000 स्कूल बंद कर दिए बीजेपी की सरकार ने। 5,000 स्कूल बंद कर दिए बीजेपी ने। अभी मैं दूसरी बात और बताना चाहता हूं, ये जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, इनकी तो जनता ने दिल्ली में भी देख लिया हिसाब किताब, इनका पंजाब में भी देख लिया। इन्होंने विकास नहीं कराया, इन्होंने विनाश किया है। और विनाश इस तरीके से किया है कि आप ये देखिए, सभी मंत्री जेल में बैठे हैं, चाहे वो पंजाब के हो चाहे वो दिल्ली के हो। वो इस वजह से जेल में नहीं गए कि मतलब वैसे ही जेल में चले गए, करप्शन के चक्कर में गए सारे के सारे। उनके ऊपर करप्शन चार्जेस है, चाहे वो डिप्टी सीएम दिल्ली का हो, चाहे हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली का हो, चाहे पंजाब का हेल्थ मिनिस्टर हो, चाहे कोई और हो। जितने एमएलए हो, जितने एमपी हो, जितने मंत्री हो जो जेल में बैठे हो, सारे के सारे करप्शन के चक्कर में है। और करप्शन भी ऐसी है कि उनको जमानत भी नहीं मिल पा रही। ईमानदार है साहब, तभी तो जमानत नहीं मिल पा रही उनको। इतने कट्टर ईमानदार है कि कोर्ट भी कह रहा है कि इनको जमानत ना दी जाए, क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी करप्शन कर ली है। और उसके बीच में इनके सबसे बड़े नेता केजरीवाल जी का भी नंबर आ रहा है, क्योंकि वो भी सबसे बड़े करप्शन के ईमानदार नेता है, उनका भी नंबर आ रहा है। जी, केवल जी का ये कहना है कि केजरीवाल जी का भी नंबर आ रहा है। नवीन जी, अब आप बोले जो भी बोलना चाह रहे थे। अजय जी, सबसे पहले मैं भाजपा प्रवक्ता के सवालों का जवाब देना चाहूंगा। भाजपा प्रवक्ता ने अपनी इतनी सारी फायदे गिनाए, खामियां तो कौन गिनाए का, खैर फायदे ही गिनाए। हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने वो किया। परंतु मैं एक छोटा सा डाटा बता देता हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, इतनी ज्यादा मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा चीजें। देखिए, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि 14,281 स्कूल हरियाणा के अंदर, जिसमें से 131 स्कूल के अंदर पीने का पानी तक नहीं है, 236 में बिजली नहीं है, 1585 में टॉयलेट तक नहीं है, जिनमें 538 स्कूल महिलाओं के हैं, बच्चियों के लिए हैं। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इन्होंने नारा दिया। आज बेटियों की हालत आप खुद देख लीजिए, आए दिन टीवी में आता संदीप सिंह का मामला हो, चाहे ब्रजभूषण का मामला हो। अब आते कांग्रेस की बात पे। कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता कह रहे थे कि आपके यहाँ भी पंजाब में कटारू चक का मामला हुआ था, आपके यहाँ भी कटारू चक का मामला हुआ। आम आदमी पार्टी के इतने नेता जेल में, इतने वो जेल में, मनी लॉन्ड्रिंग का जो अपना लैंड का केस है वो किसके ऊपर है, आप मुझे ये बताइए। अब इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, तब आएंगे। भ्रष्टाचार किन किन सरकारों में हुई? आपकी सरकारों में हर बार पेपर बच्चे देने जाते थे, पेपर जाने से पहले पेपर लीक हो जाया करते थे, घर पे बैठ के लिस्टें बना करती। वो कौन बनाया करते, ये बताइए आप जनता को। आप जनता को आज गुमराह कर रहे हैं। आज एक ऐसा ईमानदार नेता आज आया है, तो आप उसके खिलाफ सीबीआई ईडी का दुरुपयोग करके उनके नेताओं को जेल में डाले जा रहे हैं। इनके 5-5 साल पूरे होने तक भी इनके नेता जेल में नहीं गए थे। कितने सालों के चले इनके नेताओं के ऊपर, आप जनता देख रही है, जनता समझ भी रही है कि आज एक ईमानदार राजनीति करने वाले को आप 1 साल के अंदर जेल में डाल दे रहे हो, दुरुपयोग करके सीबीआई ईडी का। और इनके ऊपर जो भ्रष्टाचार थे, जो इनके नवीन के जवाब, आपके सवाल का जवाब दे देते हैं। पंजाब के नेता करप्शन के चक्कर में भगवंत मान जी ने जेल में भेजे 10-10 साल। देखिए, हमारी वो कह तो रहे हैं कि उनकी ईमानदारी है इसलिए भेज रहे हैं। हमारा आदमी हो या आपका आदमी हो, तो पंजाब की पुलिस करप्शन में जेल में भेज रही है ना अपने नेताओं। हमें जिस चीज का खुद पता लगा, हमने उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम किया। परंतु आप लोग इनकी बात कंप्लीट हो जाए, दुरुपयोग किए जा रहे हैं। इनके आंकड़े, आज बिजली की व्यवस्था देख लीजिए, कहीं पे भी जाइए आप, मैं ये नहीं कर रहा, सड़क की व्यवस्था देख लीजिए। 2018 में सीएम विंडो का डाटा बता रहा हूँ, 2018 में लगभग 24,000 शिकायतें सीएम विंडो पर लगी थी, उसमें से 12,000 अकेली सड़क की थी।
12,000 अकेली सड़क की थी कि हमारे सड़कें टूटी हुई हैं जी, इस एरिया की टूटी हुई है। फिर उन्होंने सड़क पोर्टल बना दिया है, सड़क पोर्टल पर 24,000 शिकायतें हैं सड़क टूटने की, उन पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज आप किसी भी रोड पे निकल जाइए, सब टूटे हुए हैं। अब ये बात बैठ के यहाँ पे जुमलेबाजी कितनी भी बड़ी फेंके, कितना भी कुछ करें, आम आदमी पार्टी का कहना है कि जुमलेबाजी के बूते आप खड़े हैं डॉक्टर वीरेंद्र जी। डॉक्टर साहब, हमने हरियाणा में जो काम किए उनको जुमला बताने वालों को लोग देख ही रहे हैं। लोग अपने आप फैसला कर लेंगे कि हरियाणा की सारी सड़कें टूटी हैं, क्या हरियाणा में और उचाना में कोई कॉलेज स्कूल है कि नहीं है, तो झूठे ये साबित होंगे। मैं चिंतित नहीं हूं इनकी बातों से। मैं केवल एक बात कह रहा हूं कि 24 में नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला करने के लिए पटना में जो भ्रष्ट लोगों का जमावड़ा हुआ, उसमें आम आदमी पार्टी के कथित कट्टर ईमानदार, जिसको केवल धींगड़ा जी भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, वो भी बुलाए गए थे। और इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनकी पार्टी के शिखर नेता, भ्रष्टाचार के शिरोमणि, नए शिरोमणि अरविंद केजरीवाल से लेकर के लालू प्रसाद यादव के खानदान तक देश भर के तमाम भ्रष्टाचारियों के बगल में बैठे थे। ऐसे गठबंधन को 24 में और ऐसी पार्टियों को 24 में न प्रदेश में कोई जगह मिलेगी न देश में। आप इनकी कमिटमेंट देख लीजिए। बस एक वाक्य केवल एक वाक्य कि 24 में किसकी लड़ाई किस सिद्धांत के प्रति है, उसी के आधार पर जनता तय करेगी। इनकी लड़ाई इनका 2024 में जनता तय करेगी कि किसके क्या सिद्धांत है। और जिस तरीके से ठग गठबंधन बन रहा है, कहीं भ्रष्ट गठबंधन बन रहा है, कहीं कुछ और बन रहा है, उस स्थिति में यह कहा जाए तो लड़ाई जनता को तय करनी है। जनता को तय करना है कि किसने काम किया है, किसने नहीं किया है। जनता को तय करना है कि कौन कैसा है और जनता बताएगी। तो 2024 के चुनाव के लिए लेकिन ताल ठोकी जा रही है और पहलवानी हरियाणा में जारी है। और इस पहलवानी पर हम चर्चा कर रहे थे। कल फिर मिलेंगे कुछ और विषयों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।